अलंकार जी, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ एक तरह से भेदभाव करने का आरोप आप यहाँ पर लगा रहे हैं और इस सब के बीच में अब आपका इस्तीफा तो स्वीकार होता है, उससे पहले ही आपको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आपके खिलाफ बिठा दी गई है। हेलो जी, मैं इसमें सादा बताना चाहता हूँ कि मैं तो कल ही इसमें इस्तीफा दे चुका हूँ और कल इन्होंने साजिश के तहत जो है कुछ सुनियोजित साजिश जो थी वो उसके तहत ये चाहते थे कि मैं कुछ एक ऐसा लिख कर दे दूं कि मैं अपना जो रेजिग्नेशन है 2 दिन के लिए होल्ड कर लूं। और होल्ड करते ही इनका जो प्लानिंग थी कि होल्ड करते ही किसी अन्य तरीके से साजिशन कोई और आरोप जड़कर मुझे सस्पेंड कर देते। कल इनकी साजिश थी, लेकिन वो भला हो जो स्पीकर फोन पर जो जिलाधिकारी महोदय जो वहीं पे कैंप ऑफिस के बाथरूम में बात कर रहे थे, जिसकी आवाज पूरी स्पष्ट थी, जो सब लोगों ने सुन ली। ये जो कॉल आया था ये 7:40 से लेके 7:44 PM के बीच में, क्योंकि जो मेरे पास मैंने जो दीपक पांडे जी को ये कॉल किया है, मैंने 7:43 को कॉल किया, कनेक्ट नहीं हुआ, और फिर 7:44 को कनेक्ट हो गया और मैंने वहां बताया कि जो फोन पे जिलाधिकारी महोदय की जिससे फोन पे बात हो रही है उसने आदेश दिया है कि पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बिठा के रखो, रात में यहाँ से निकलने मत देना। तो जब इस तरीके की घटना हुई, ये सुन लिया था स्पीकर फोन में, और कप्तान साहब क्योंकि मेरी सीट के बगल में बैठे हुए थे, और जब जिलाधिकारी महोदय वापस लौट के आए, कप्तान साहब ने DM साहब को ये बताया कि ये बाहर ये फोन करके बता चुके हैं कि जो बंधक बनाने का आदेश आया है इसके बारे में बता चुके हो, मीडिया को भी पता चल गया है। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने जाने दिया और जो भी सुनियोजित साजिश थी वो हो नहीं पाई। फिर रात में जो है खींच कर जो है सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया गया। जी, आप इसे साजिश क्यों बता रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री? साजिश इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो जिस तरीके से वहां प्लानिंग हो रही थी कि किसी तरीके से पहले उन्होंने बोला 4 दिन के लिए होल्ड कर लो, फिर 3 दिन के लिए होल्ड कर लो, 2 दिन के लिए होल्ड कर लो, अच्छा बस आधे दिन के लिए लिख के दे दो। तो बस इसलिए जो साजिश थी, और जिस तरीके से जो 7:40 के आसपास जो फोन आया जिलाधिकारी महोदय को, उसमें इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और स्टेटमेंट दिया गया कि साला पंडित पागल हो गया। कल रात में जो है पूरे जिले के और राज्य के विभिन्न राज्यों से भी जो अन्य ब्राह्मण संगठन और सवर्ण संगठन है, उन्होंने कॉल किया कि इस तरीके से स्टेटमेंट कौन दिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो 2 मुद्दे अलंकार अग्निहोत्री जी यहाँ पर, एक आप अभी मुक्तेश्वरानंद जो है उनके समर्थन में यहाँ पर आ गए हैं, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से उनका अपमान यहाँ हुआ, उनका स्नान नहीं करने दिया, जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई यहाँ पर, और दूसरा मुद्दा है UGC का। यहाँ पर ये बताइए कि UGC के जो नए नियम हैं और जो भी आपको इसमें आपत्ति है, क्या आपने वो आपत्ति अपने वरिष्ठों से दर्ज करवाई थी कि आप इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए, या सीधे आपने इस्तीफा दे दिया है यहाँ पर? ये बताइए, ये काम हमारा नहीं है, ये हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का काम है। 13 जनवरी 2026 से लेकर इसमर अभी तक हमारे जितने भी सजाती जो है ब्राह्मण MP MLA, उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ये काम तो जनप्रतिनिधियों का है, जो हमारी बात रखने के लिए जनप्रतिनिधि है। लेकिन जो अब अगर वो लोग कोई बात नहीं रख रहे हैं, उससे हमारे पूरे समाज के परिवार इम्पैक्ट हो रहे हैं, और समाज के नहीं होते हैं। जब हम लड़ेंगे तो हम समाज के दूसरे वर्गों से भी लड़ेंगे, तो पूरा समाज अब इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ये अंतिम जो अपना कदम उठाना पड़ा। अब आपका अगला कदम क्या होगा यहाँ पर, आप क्या करने वाले? क्योंकि अब तो इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं, सस्पेंड अलग कर दिया आपको। सब जो इस्तीफा भी स्वीकार इन्होंने नहीं किया है, अभी तो इन्होंने सस्पेंशन जो ऑर्डर जारी किया है, इसके क्रम में हम जो माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सुप्रीम कोर्ट जहां से भी जो। अलंकार जी, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच में एक और बड़ी खबर का भी हम यहाँ पर रुख करने जा रहे हैं। UGC नियमों को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। UGC नियमों को लेकर सरकार आश्वासन देगी, किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि UGC नियमों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है। सरकार इस बारे में जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर सकती है। सरकार का प्रयास यहाँ पर है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं ताकि भ्रम ना फैले। संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। तो इस सब के बीच में अब यहाँ पर सरकार जो है वो आश्वासन देगी, इसका दुरुपयोग ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर। अलंकार अग्निहोत्री, सबसे पहले आप ही से मैं इस मामले में प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ये बात जो आपने सुनी यहाँ पर कि UGC नियमों को लेकर सरकार जो है वो आश्वासन देने जा रही है, और वो सरकार का कहना है कि कोशिश ये की जाएगी किसी भी सूरत में इसका दुरुपयोग ना होने दिया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, इसमें तो पूरा रोल बैक होना चाहिए, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। नहीं तो पूरा जो समाज है अगले 5 से 10 सालों में, आप अगर ये ऐसे इसी स्वरूप में अगर आ गया ये चीजें, तो जल्दी ही जो है आप देखेंगे सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। हिंदू समाज आपस में लड़ रहा होगा और पूरा समाज छत विछत हो जाएगा।
बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर मेहमान भी है, वो भी आपसे सवाल यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। पूछिए अपना सवाल। धन्यवाद अग्निहोत्री जी। पहले तो आप ने जो भी कदम उठाया ये आपकी खुद का एक डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे अग्निहोत्री जी, और प्रश्न ये है कि असल मुद्दा क्या है आपके इस्तीफे का? अभी मुक्तेश्वरानंद जी के संग जो भी वहां पर माघ मेले के अंदर जिस प्रकार से मामला है वो, या फिर जो ये अभी यूजीसी का मुद्दा है वो, इन दोनों में से कौन सा मुख्य मुद्दा है जिसके कारण आपने इस्तीफा देने का मन बनाया? नहीं, मैंने अपने इस्तीफे में जो सनातन संस्कृति का जो अपमान हुआ है, जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण विरोधी विचारधारा चल रही है, उसी के तहत जो है, जब शंकराचार्य जी वहां पे गए थे तो उनके बटुक शिष्य महाराज जो हैं उनकी जो चोटी पकड़ के घसीट कर पीटा गया। तो इस सनातन संस्कृति का अपमान है, ब्राह्मण संस्कृति का अपमान। अच्छा। और जो दूसरा मुद्दा मैंने आपको बताया था, यूजीसी के जो रेगुलेशंस आए हैं 13 जनवरी 2026 को, उसमें जो एक तरीके से सवर्ण सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया। अग्निहोत्री जी, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, आप एक अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, जहां तक मैंने पढ़ा आपके बारे में, तो मुझे कृपया करके ये बताइए कि इस देश के अंदर पहले संविधान है या पहले जो है धर्म है? इसका उत्तर दीजिए मुझे सबसे पहले। आप ये बताइए, जो शंकराचार्य जी के यहाँ बटुक ब्राह्मण, सर मैंने सीधा आपसे प्रश्न पूछा, आप अधिकारी की तरह मुझे उत्तर दीजिए। आप सुनिए ना ना ना, आप अधिकारी की तरह मैं आपको वही उत्तर दे रहा हूँ। मैं वही उत्तर दे रहा हूँ। क्या किसी धर्म के प्रतीक चिन्ह की कोई भी अधिकारी टोटी घसीट के किसी व्यक्ति को पीट के मार सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर ये उत्तर हाँ है तो बताइए। तो नहीं मार सकता। वही आपसे एक प्रश्न बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ, मुझे बाकी मेहमानों सिर्फ एक सेकंड। ठीक है। आप बहुत पढ़े लिखे अधिकारी हैं, आपने शायद व्यवस्था में अपने जीवन के कई साल दिए होंगे। आप सिर्फ मुझे इतना उत्तर दे दीजिए कि आप गोलमोल घुमा रहे हैं। माघ मेले में क्या पालकी से जाने की, पेशवाई निकालने की प्रशासन परमिशन देता है? क्या यह व्यवस्था आज से पहले थी? अगर नहीं थी और ग्राउंड जो टीम है उसको लगा मौनी अमावस्या पे गेट नंबर 2 पे भयंकर भीड़ है और वहां महाराज जी को इस प्रकार नहीं निकलना चाहिए, उन्होंने रोका, तो कुछ गलत किया? जवाब देने दीजिए, फिर मैं आगे जाऊंगी। बस यही तो इसका मतलब यदि आप वहां पे होते तो ब्राह्मणों की चोटी खींच के मारते। यदि आप अधिकारी होते तो ब्राह्मणों की चोटी खींचकर आप मारने लग जाते कि परमिशन नहीं थी, जब ब्राह्मणों की चोटी खींच के घसीट के मारेंगे इनको, सन्यासियों को जूते चप्पलों से मारेंगे। और राजनीतिक आंसर दे रहे हैं सर। मैंने आपसे स्पष्ट पूछा कि जनता के संग कोई भगदड़ हो जाती, जिस प्रकार से पिछली मौनी अमावस्या को सैकड़ों लोग जो है घायल हुए और कई काल के ग्रास में गए, अगर ऐसा होता तब क्या होता, ये बताइए। क्या आप ये बोल रहे हैं कि जनता के साथ भगदड़ हो जाती तो चोटी खींच के, ब्राह्मणों की चोटी खींच के मारेंगे? साहब सूर्य मैथिल जी रुकिए, आप मुझे बाकी मेहमानों को बुलाने दीजिए। सूर्य मैथिल है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। अलंकार जी आप भी बने रहिए। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी है, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। स्वामी उमेश पुरी है, धर्मगुरु है उमेश पुरी, और महंत रामदूत दास है, धर्मगुरु है। अनुराग भदौरिया साहब है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी प्रोफेसर प्रवेश चौधरी। ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यूजीसी के नए नियमों के बाद, इससे अब जनरल बनाम ओबीसी की नई बहस शुरू होती हुई नजर नहीं आ रही आपको? क्योंकि अब लोग ये दावा कर रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ जनरल वालों को ही अत्याचारी समझ लिया है यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली ये सारा एजेंडा एक टूल किट जो है वो कांग्रेस पार्टी और तमाम जो पार्टियां हैं वो चलाती हैं सरकार के विरुद्ध। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। आप देखिए 11 बजे तक रात के आप उत्तर प्रदेश में घूम पाते हैं, वो योगी राज में ही संभव हो पाया है। लेकिन उसको वहाँ पर ऐसा बना दिया गया कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी हो गई। तबकि हम देखेंगे 75 जिलों में कितने जिलों के एसपी और डीएम कौन है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। कितने सारे आयोगों के चेयरमैन कौन है, कौन सी जाति के, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उत्पीड़न हो रहा है ना, उत्पीड़न हो रहा है। ये सारी रची रचाई पटकथा है। उस पटकथा को ये लोग उस फेरे में फंस गए हैं। हमारे मैथिल जो है, मैथिल जी भी उसमें फंस गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग फंस गए हैं कि वो यूजीसी ने साफ साफ, मेरे पास ये गजट पड़ा हुआ है, इसमें स्पष्टतः कहा गया है। दूसरी चीज़, इसके अंदर आप देखिए कि इस देश के अंदर तो जाति है, और जाति है तो जाति के आधार पर उत्पीड़न भी है। तभी देश के एक सबसे बड़े संगठन को ये कहना पड़ा कि एक शमशान, एक कुआं, है ना, और एक मंदिर। इसकी बात करनी पड़ी ना। आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर की बात करनी पड़ रही है।
क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि ये समाज की रियलिटी है, समाज की सत्यता है। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा होता तो मैं इतनी बात कहता हूं कि आज भी विश्वविद्यालयों में एनएफएस क्यों होते हैं? कोई शिक्षक अगर 10 साल 12 साल पढ़ाने के बाद प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जाता है, उसकी सारी क्वालिफिकेशंस होती है, उसके बावजूद उसको एनएफएस कर दिया जाता है। तो ये कौन बिल्कुल। सी मानसिकता है? इससे सरकार को क्या लेके आना पड़ता है? सरकार नहीं, को लेकिन यहाँ कानून पर बनाना पड़ता है। फिर सवाल यहाँ पर प्रोफेसर प्रवेश चौधरी, यहाँ पर सवाल तो ये भी उठेगा ना कि पिछले साल तक जो क्लॉज था वो क्यों हटा दिया गया कि भाई अगर झूठी शिकायत की गई है तो उनके ऊपर सजा का प्रावधान होता है, उन पर जुर्माना लगाया जाता है। इस साल वो क्लॉज हटा दिया गया, तो उसको लेकर भी तो सवाल उठ रहा है ना। फिर हम बता रहे हैं, देखिए, जब सरकार ने अनुसूचित जाति वाला जो अधिनियम था उसको भी पेश किया ना, तो इसी तरह का टूल किट एक्टिव हो गया था। लेकिन उसके अंदर, उस अनुसूचित जाति का जो एक्ट था उसके अंदर सरकार ने लगभग 13 ऐसे क्लोजेस डाले थे, 13-14, जिनसे कि अनुसूचित जाति के अधिकार को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित किया गया था। बाद में समाज उसको, लोगों को समझ में आया और लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। इसी प्रकार ये भी है। ठीक है, एक बार मुझे अलंकार जी के पास जाने दीजिए, फिर उन्हें जाना है यहाँ पर। अलंकार जी, अभी कुछ लोग भी आपके समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपकी जो ये लड़ाई है आपको कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे कुछ संत अगर आपके साथ आ भी जाते हैं, लेकिन एक बड़ा संत समाज ऐसा भी है जो अभी मुक्तेश्वरानंद के ही खिलाफ खड़ा हुआ है। तो आपको अपनी लड़ाई कहाँ जाती दिख रही है यहाँ पर? अलंकार जी, आप सुन पा रहे हैं? अलंकार जी चलिए हमारे साथ नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारे साथ महंत रामदूत दास हैं यहाँ पर। महंत साहब, आपसे मैं यहाँ पर यही पूछना चाह रही हूँ कि यही बात जो उठ रही थी कि अभी तक ऐसा कौन सा डेटा यहाँ पर मिल गया है कि नियम में ये जो बदलाव कर दिया गया, क्योंकि अभी तक तो ये सिर्फ SC ST को ही इसमें रखा गया था, लेकिन जब इसका फाइनल जब नियम आया तो अब इसमें OBC को भी शामिल कर लिया गया। देखिए अदिति जी, ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले बात होती थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की, चलिए मान सकते हैं कि इन्हें शोषित किया गया हो, लेकिन वर्तमान कानून में OBC को शामिल करके क्या सरकार ये सिद्ध करना चाहती है कि सिर्फ प्रताड़ना का अभी तक जो चक्रव्यूह चल रहा था वो सवर्ण वर्ग के द्वारा हो रहा था, क्योंकि आपने अब अनुसूचित जाति जनजाति के साथ OBC को भी एक अलग दायरे में पेश कर दिया है। तो क्या शासन सिद्ध करना चाहती है कि सवर्ण ही इन सब अत्याचार कर रहे थे? और अगर सवर्ण अत्याचार कर रहे थे तो चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक जी, ऐसे हजारों ब्राह्मण क्रांतिकारी या सवर्ण क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया, उन्होंने देश को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो क्या उनकी जो मेहनत है वो आज धूमिल होते हुए नजर आ रही है? दूसरी बात, भारत में एक तरफ बात होती है सामाजिक समरसता की, एक तरफ बात होती है जातीय समरसता की, और ऐसे अगर कानून देश में आएंगे, ऐसे काले कानून अगर देश में आएंगे, तो क्या सामाजिक समरसता और जातीय समरसता का एकजुट होना वास्तविकता में संभव है? क्योंकि अगर शासन प्रशासन ये सिद्ध करना चाहता है कि ये OBC है, ये जनरल है, ये SC है, ये ST है, अगर आप ही एक बैरिकेड सिद्ध कर रहे हैं, एक बैरिकेड बना रहे हैं, तो एक कुआं, एक मंदिर, एक चलिए, स्वामी उमेशपुरी की मैं प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहूंगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी उमेशपुरी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस कानून के माध्यम से अपने को तो ये ध्यान में आता है, क्या सवर्ण जाति ही हर चीज में, सवर्ण जाति क्या जाति प्रथा को आगे बढ़ाती थी? क्या सवर्ण जाति क्या SC ST का गला घोटने का काम करती थी? क्या मुझको लगता है कि ये जो कानून है, सरकार को इस पर एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कानून सवर्ण जाति के मन में ये बात डाल रहा है कि हम ही शोषण करते थे, हम सब अपराध करते थे। मुझको लगता है कि आज बड़े लेवल पर पूरे भारतवर्ष में सवर्ण जाति के विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रपंच चलाया गया है। देखिए, आज सवर्ण जाति के लोग किस पद पर नहीं है, बड़े बड़े पद पर वो विराजमान है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे पे कोई आरोप लगा देता है तो मैं तो अपनी नौकरी से भी जाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी से भी जाऊंगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर 100% केसों में से 85% केस तो
बोगस निकलते हैं, नकली निकलते हैं। लेकिन सवर्ण जाति के साथ इस प्रकार का भेदभाव मुझको लगता है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ में एक चीज आपको और स्पष्ट कर देता हूं। क्या बताइए? अलंकार जी के द्वारा ये जो अपना त्याग पत्र दिया गया है, निलंबन दिया गया है, और अचानक अभिमुक्तेश्वरानंद जी की इसमें एंट्री हो जाना और उनका समर्थन करना, तो कहीं ना कहीं मुझे अलंकार जी के विषय में लगता है कि अलंकार जी अवमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टूल किट का एक पॉलिटिकल हिस्सा है। ठीक है। मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है। लेकिन सवर्ण बिल्कुल, जाति जल्दी से मैं यहाँ पर सूर्य मैथिल जी की प्रतिक्रिया ले रही हूँ। आपने सबको यहाँ पर सूर्य मैथिल जी सुन लिया है। अब आप बताइए यहाँ पर कि ये जात पात में हम आगे बढ़े या दूसरे मुद्दों की भी बात यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर अब तक तो जनरल बनाम ST SC देखा जाता था, अब यहाँ पर जनरल बनाम ST SC और OBC कर दिया गया है। देखिए, मैं तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना तो ये जर्नल बनाम SC ST और OBC है और ना ही ये कोई डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो रोकने की या डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करने की कोई मुहिम स्वर्ण समाज सामान्य जो वर्ग है वो चला रहा है। मैं एक सीधा प्रश्न है मेरा प्रवेश चौधरी जी से, और ये चीज मैंने कल भी एक चैनल पे इनसे पूछी थी कि यदि मैं एक SC ST स्टूडेंट हूं या महिला हूं या दिव्यांग हूं या OBC स्टूडेंट हूं और आप एक सामान्य स्टूडेंट हैं और आप पे मैं कोई आरोप लगा देता हूं, और आरोप लगाता हूं क्योंकि आप एक ब्रिलियंट छात्र हैं, उसके पीछे मंशा ये है, और आप उस आरोप में आरोप मुक्त हो जाते हैं, तो क्या इस जो नया नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में मेरे ऊपर कोई कार्रवाई का प्रावधान है जैसा कि 2012 के नोटिफिकेशन में था? नहीं है। आपको मैं एक बात और बताऊं, आप इंटरेस्टिंग चीज, ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो एक कमेटी के चेयरमैन हैं शिक्षा मंत्रालय की UGC की, उसकी रिकमेंडेशंस पे हुआ है। और मैं आपको बताऊं, इसमें एक भयंकर भूल जो है वो शिक्षा मंत्रालय ने की है। धर्मेंद्र प्रधान जी के जो मंत्रालय है उन्होंने OBC को जोड़ा। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, OBC समाज का अभिन्न हिस्सा है, उसका सम्मान अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वहां पर जो ये क्लॉज 18.3 जो क्लॉज था 2012 वाला, उसको हटाकर उसको दोबारा ऐड नहीं किया गया। ये दिग्विजय सिंह जी का फैलाया हुआ रायता है और इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। कारण ये है कि दिग्विजय सिंह हम ले लेते हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी ले लेंगे। सूर्य मैथिल जी रुकिए एक मिनट, और एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुक कर ले रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। UGC नियमों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो हैं, उनका भी बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि UGC ने अच्छा काम किया। ये मांझी कह रहे हैं नियम का विरोध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो विरोध हो रहा है उस पर वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सर, UGC कमेटी में सर दलित अति पिछड़ा OBC को शामिल किया जा रहा है सर, और अनिवार्य कर दिया है, इससे स्वर्ण समाज नाराज हो सकता है। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सबको का अपना अपना हक है। तो UGC ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। OBC का है, अति पिछड़ा का है, अन्य लोगों का जो कहा गया था, हमारे अंबेडकर साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस रूप में इसको पहले होना चाहिए था। अब किया है तो इसमें किसी को जो हक दे रहे हैं, तो हकमारी अभी तक हो रही थी, अब हक देने की बात आई है तो किसी को रंजिश नहीं होना चाहिए। उनके प्रति भी सम्मान है, उनको भी जो उचित हक है दिया जा रहा है। अब आपको कुछ और नेताओं के बयान भी यहाँ पर सुनवाते हैं। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि UGC नियमों का विरोध करने वाले संविधान विरोधी हैं, और वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा है कि UGC की कमेटी में सभी लोग होने चाहिए। जो इसका विरोध कर रहा, मैं ये कमेटी सिर्फ दलितों की कमेटी ने नहीं वो किया, उसमें तमाम लोग थे, तमाम जिम्मेदार नेता थे जिन्होंने बनाए। UGC की कमेटी थी, एक विस्तृत कमेटी थी, सब लोगों ने सोच समझ के कानून बनाए। तो स्पष्ट है, इसका विरोध का मतलब है कि वो संविधान में आस्था रखते हैं और समतामूलक समाज के विचार में भी आस्था रखते हैं। वो आज भी इन वर्गों के बच्चों का उत्पीड़न करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। अब इसकी समीक्षा हो रही, मैं व्यक्तिगत अपनी राय जहाँ तक है, मैं चाहूंगा कि इस कमेटी जो बने सभी लोग सभी वर्गों के मिला के बने, ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। और देखिए अभी राजनीति जिस तरह से सबके बीच में गरमा रही है, उसमें एक नई खबर भी यहाँ पर सामने आ रही है। दिल्ली में UGC दफ्तर के बाहर अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब विरोध जो है इस नए नियम के चलते उठ रहे लगातार, और उसके चलते अब UGC के दफ्तर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर बिल्कुल एक बहस शुरू हो गई है। कई लोग जो है इसके खिलाफ आ गए हैं, और ये जो नया नियम है जिसको लेकर अभी हमारे सहयोगी भी बात कर रहे थे, उसको लेकर ये नाराजगी जाहिर हो रही है।